कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारे पास एक सवाल है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप किसको कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं? हम जरा यहाँ देखते हैं। जब मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूँ तो वो जो बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके आप अकाउंट्स बनाते हैं, रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, तो फर्म। और जब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ तो बेटा पार्टनरशिप का मतलब है केवल वो समझौता जिसके तहत वो लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं। जब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ तो पार्टनरशिप और कुछ नहीं, एक समझौता है। बस आपको एक डेफिनेशन याद दिलाता हूँ, बचपन में पढ़ा था। Partnership is an agreement between two or more persons who have agreed to carry on the business of all or by any of them acting for all. याद आया? इसकी पहला फ्रेज याद करें, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट। डेफिनेशन याद है, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू कैरी ऑन अ बिजनेस फॉर द प्रॉफिट कैरीड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में जरा सा भी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा अग्रीमेंट में एक लीगल डॉक्यूमेंट, ये आपकी कॉपी में लिखे हुए नोट्स नहीं है जिसको आप जब चाहो चेंज कर सकते हो। जो अग्रीमेंट होता है दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। मान लो मैंने, ग्रेसी ने और इशिका ने, हम तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की। ठीक है, मैंने, ग्रेसी ने और इशिका ने मिलकर एक पार्टनरशिप करी। हमने आपस में एक अग्रीमेंट बनवाया। हमने कहा कि हम मिलकर एक बिजनेस करेंगे, जूते बेचेंगे, प्रॉफिट इतना इतना होगा, ओके, कैपिटल इतनी इतनी होगी, ओके, बिजनेस इतना चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतनी होगी। हमने सब ये लिखकर अग्रीमेंट तीनों ने साइन किया और कोर्ट में दे दिया, रजिस्टर हो गया। कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी अग्रीमेंट बनाओ। अनलेस एंड अनटिल इट्स एन इलीगल बिजनेस, कोर्ट को लीगल बिजनेस के लिए कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मेरा प्रॉफिट ज्यादा, इसका ज्यादा, कुछ नहीं। कोर्ट हैज नथिंग टू डू। हो सकता है हमारी रेशियो हो 10:1:1, कोर्ट हैज नथिंग टू डू। हमारी रेशियो है 1:1:1, कोर्ट हैज नथिंग टू डू। कोर्ट को कोई लेना देना नहीं। कोर्ट कहता है आपने जो अग्रीमेंट कर लिया हमारे लिए, आप आपस में खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया, अग्रीमेंट हो गया, साइन हो गया, सब सबमिट हो गया। अब मान लो हमें कल को लगता है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी चाहिए। इशिका कहती है मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं ज्यादा काम करूं, और मैं और ग्रेसी मान गए इस बात पे। ठीक है, ओके, डन। अब लेकिन जो अग्रीमेंट कोर्ट के पास पड़ा हुआ है उसमें हमारी रेशियो अलग है और जो अब होना है उसमें रेशियो अलग है। आप मेरी बात समझ रहे हो? हमने एक अग्रीमेंट बनवाया था, वो अग्रीमेंट कोर्ट में रजिस्टर हो चुका है, लॉ के पास है वो कोर्ट और रजिस्टर जो अग्रीमेंट। अब उस अग्रीमेंट में हम चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने का तरीका है, हम वहां जाकर अप्लाई करेंगे दैट वी वांट टू चेंज दिस। वो आपको पुराना वाला अग्रीमेंट थमा देंगे, नया वाला अग्रीमेंट। सिंपल बात है, पुराना वाला अग्रीमेंट खत्म। बेटा लॉ का जो कागज होता है उसमें आप काटा पीटी नहीं कर सकते। सोचो काटा पीटी अलाउड हो? सोचो, ये एक घर है जो राघव के पापा के नाम पे कोर्ट में रजिस्टर्ड है। ये कोर्ट गया, का 1 मिनट कागज दिखाना, कागज लिए, नाम काट के अपना नाम लिखा। जबकि इसके पापा इसको जायदाद से बेदखल कर चुके हैं इसकी हरकतों की वजह से। ये जाकर वहां पर ये काम कराया, ये अलाउड है? ऐसे तो फिर कुछ भी काटा पीटी हो सकती है। तो करेक्शंस आर नॉट अलाउड अनलेस एंड अनटिल दोनों पार्टी सामने बैठकर मजिस्ट्रेट के, और मजिस्ट्रेट कह रहा है ओके ठीक है। बट देन इसमें क्या होगा कि आप पुराना अग्रीमेंट ले लेंगे और नया अग्रीमेंट दे देंगे, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ये कभी भी हो सकता है। ये कब कब होगा? ऐसा कब होगा? आप चेंज करो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी है तो बेटा अग्रीमेंट तो नया बनेगा। बताओ, आपने एडमिशन किया है नए पार्टनर का, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नए पार्टनर को एडमिट करते हो
तो चेंज होगा पार्टनरशिप। तो बेटा अगर अगर नया पार्टनर एडमिट करते हो तो ये होगा। कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, कोई पुराने पार्टनर की डेथ होती है, तो ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन, दीज ऑल आर रिकॉन्स्टिट्यूशन। बेटा मैंने आपको समझाया रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपने अपने अग्रीमेंट को रजिस्टर करा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पार्टनरशिप बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाना, तो आपने बना लिया अपने अग्रीमेंट। और रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस अग्रीमेंट को चेंज करना। अब वो चेंज आपके सिलेबस के हिसाब से इन सूरतों में चेंज हो सकती है। एक और चैप्टर आता है डिसोल्यूशन, उसमें चेंज नहीं होती, उसमें तो खत्म हो जाता है, उसमें चेंज नहीं होती। पार्टनरशिप भी खत्म होती, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जाती है। There is a difference between partnership and partnership firm. Is this okay? Are you getting? Reconstitution का मतलब, अभी मैंने चैप्टर शुरू ही नहीं किया। Reconstitution का मतलब समझ में आया? आपको वहाँ conceptually clear होना चाहिए कि reconstitution क्या होता है। उसने आपसे MCQ पूछा, in what cases reconstitution takes place? तो आप क्या बताओगे? This, all of this. हाँ, got it? ये सब reconstitution के cases हैं। अब इसमें जो जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वो है बेटा चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर आपको मालूम है कि चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है कि जो हम प्रॉफिट पहले शेयर कर रहे थे अब उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। हमारा जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था अब उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने जा रहे हैं। ये तय है कि जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे someone will gain and someone will sacrifice। कोई गेन करेगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा, ये तय है। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। सुनिए, ये एक रोटी है, रोटी को पार्टनरशिप की तरह समझें। इसमें 3 पार्टनर थे, ग्रेसी, रमन, इशिका। अब इशिका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, इशिका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सपैंड हो रही है। इशिका कहती है मैं टाइम ज्यादा देती हूँ तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो हमने इशिका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ाया। ये हिस्सा ग्रेसी का कम हो गया और इशिका का प्लस हो गया। ये हिस्सा रमन का कम हो गया और इशिका का प्लस हो गया। तो ये किसका सैक्रिफाइस है? सैक्रिफाइस ऑफ, उतना ही गेन ऑफ। सिमिलरली सैक्रिफाइस ऑफ ग्रेसी, गेन ऑफ। किसी का फायदा होगा किसी का नुकसान होगा, एक बात तय, एक बात 100% श्योर, जितना सैक्रिफाइस होगा उतना ही गेन होगा। जितना किसी एक का सैक्रिफाइस होगा उतना ही दूसरे का गेन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटा मैं ये वो बातें कर रहा हूं जो शायद आपने 12th में ध्यान नहीं दी। तो जितना किसी का गेन होगा उतना ही हमेशा सैक्रिफाइस भी होगा। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना इज नॉट अ बिग डील, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग जब चेंज इन पीएसआर होगा तो आप क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस ओब्लिक गेनिंग कैसे निकालते हो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बेटा इसका आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में। अगर प्लस में आएगा उसका मतलब ये है, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि उस आदमी की ओल्ड रेशियो बड़ी थी और न्यू रेशियो छोटी। प्लस में कब आएगा बेटा? इस इक्वेशन में आंसर प्लस में कब आएगा? जब ओल्ड रेशियो बड़ी थी और न्यू रेशियो छोटी थी। अब ओल्ड रेशियो बड़ी है तो यानी यहां पर ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और ओल्ड रेशियो अगर छोटी है तो ये माइनस में आ रहा है, तो ये गेन कर रहा है। अगर ओल्ड रेशियो बड़ी है यानी अगर ये प्लस में आ रहा है तो दैट मींस वो आदमी सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि उसकी न्यू रेशियो छोटी हुई है। और अगर ये माइनस में आ रहा है तो यानी उसका मतलब वो गेन। गॉट इट और नॉट? आ रही बात समझ में आ रही है? अब
गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्यों निकालते हैं, हम इससे क्या करेंगे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से? चेंज इन पीएसआर समझ में आ रहा है आपको? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग आपको याद में आ रहा है? अब हम करेंगे इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीट करेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं। मान लो goodwill is valued at ₹50,000। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड पीएसआर है 3:2 और न्यू पीएसआर है 1:2। गुडविल कितनी है? 50,000 और ये है आपका ओल्ड लोन। वो कह रहा है शो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट बताइए। आज की डेट में गुडविल वैल्यू हुई है कितने की? 50,000। आज की डेट कौन सी? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उस दिन गुडविल वैल्यू हुई है 50,000 रुपए की। आपको ट्रीटमेंट करना है गुडविल का, तो ए का हो जाएगा ओल्ड 3/5 - 1/2, so it is 10, 6 - 5 1/10, so it is sacrifice। बी की हो जाएगी 2/5 - 1/2, so it is 10, 4 - 5 - 1/10, so 2। आप क्या करते हो? gain of B is equal to sacrifice of A is equal to 50,000 into 1/10 यानी कि 5,000। आप एक एंट्री करते हो gaining partners to sacrifice। आप एंट्री करते हो B's capital account debit to A's capital 5,000। ये क्या हुआ है? इसमें क्या, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एंट्री? आगे आ जाओ क्या है? प्रियंका सिगरेट छोड़ दो बच्ची। यहाँ पे ध्यान दो, हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने एक एंट्री कर दी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल। हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दिया। ऐसा क्यों? ये क्यों किया? ये एंट्री तो पता हम करते हैं, हमें याद है। ये एंट्री हमने ऐसा रट्टा मारा हुआ है कि वो बोल दे कि गुडविल ट्रीट करनी है, मैं बाद में कुछ सोचूंगा, पहले फटाफट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करी, चल भाई हो गए। क्यों करी है? एनीबॉडी अदर देन ग्रेसी? राघव, ओके ओके ग्रेसी बताए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट क्यों करते हैं? इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे? वो कह रहे हैं कि हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करते हैं। तो क्यों करते हैं? फ्यूचर प्रॉफिट्स में हमें अपना हिस्सा दिया है। अच्छा, इसलिए हम उसे अभी कुछ पेमेंट कर देते हैं, तो हम उससे उसका शेयर खरीदते हैं। हाँ हाँ, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में, जो इन दोनों बच्चों ने बोला वो ठीक बोला। अब इसको थोड़ा डिटेल में, गुडविल जो है 50,000 की आप बांट दो ए और बी, 30,000 और 20,000। अगर आज हम गुडविल पुरानी है ना, गुडविल आज तक की है, आज वैल्यू हुई है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर आज मैं पुरानी रेशियो में बांट दूं तो गुडविल बढ़नी चाहिए ए को 30 और बी को 20। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं अभी नहीं बांटता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, अब मैं कुछ टाइम के बाद गुडविल बांटता हूं, तो अब गुडविल बढ़ेगी नई रेशियो में, क्योंकि रेशियो चेंज हो गई। जैसी रेशियो चेंज होगी लॉ चेंज हो गया, अब तो नए लॉ के हिसाब से होगा जो होगा। आप जब 12वीं में आए तब तक 12वीं में एडमिशन का लॉ चेंज हो गया, अब आप उसी तरीके से कर रहे हैं, कोई तरीका और है ही। अब आप कहें नहीं सर मेरे को तो पिछले साल के बेसिस पे एडमिशन दे दो, मेरी तो परसेंटेज बहुत अच्छी है, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो अब जब नए रेशियो में गुडविल बढ़ेगी तो इसको 25 मिलेगी और इसको भी 25 मिलेगी। ये तो खुश है,
ये कह रहा है मुझे तो 5,000 ज्यादा मिलते, अगर पुरानी में बढ़ती तो मुझे 20 मिलती, नई में बढ़ रही है तो मुझे 25 मिलती। ये रो रहा है, ये रो रहा है मेरी तो दुनिया उधर, कह रहा है मेरे तो 5,000 का नुकसान। गुडविल पुरानी थी, पुरानी रेशो में बढ़ जानी चाहिए थी, पुरानी रेशो में बढ़ती तो इसको 30 मिलती, अब आपने रेशो चेंज करने के बाद बांटी तो इसको 25 मिली, तो इसको 5 का नुकसान। इसके 5 का नुकसान ये पूरा कर रहा है अभी, गुडविल नहीं बढ़ रही, ये गुडविल 50,000 की 50,000 रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मगर जो फ्यूचर में गेन करने वाला है, जो और फ्यूचर को सैक्रिफाइस करने वाला है, गेन करने वाला सैक्रिफाइस करने वाले को कॉम्पेंसेट करेगा। यार कल को 25-25 बांटेंगे तो ये 5,000 होगा। ये कुछ ऐसा हुआ कि घर का बंटवारा हो गया, 2 फ्लोर थे घर में, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर और 2 भाई थे, P और Q, घर का बंटवारा हो गया। जिसको ये घर मिला वो घर की वैल्यू थी 90 लाख, और जिसको ये मिला इसकी घर की वैल्यू थी 80 लाख। इसको ये मिला P को और ये मिला Q को, ठीक है, घर दोनों का बराबर था, बराबर बंटना चाहिए था, मगर अब इसको बराबर बांटने का और कोई तरीका है नहीं। अब ये नहीं कह सकता ये कि यार ये वाला हिस्सा जो है ना मुझे दो, यार ये वाला वॉशरूम मेरा होगा, ताकि हम दोनों बराबर हो, ये पॉसिबल नहीं है। घर में से ऐसा तो पॉसिबल होता है, घर तो फ्लोर वाइज बढ़ गया, अब जो ऊपर वाला फ्लोर है उसकी वैल्यू कम है, तो यहां पर P ने कहा मुझसे 5 लाख रुपए ले, P ने कहा मुझसे अभी तू 5 लाख रुपए ले ले और ये फ्लोर ले। अब क्या होगा, ये +5 85 पे आ जाएगा, ये -5 ये भी 85 पे आ जाएगा, हो गया बराबर। ऐसा ही कुछ हो रहा है, B को गेन होने वाला है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और A सैक्रिफाइस करने वाला है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो जो डिफरेंस है 5,000 रुपए का, जैसे यहाँ 5 लाख का डिफरेंस था, वो 5,000 का डिफरेंस गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दिया, गुडविल नहीं पार्टी, बस गेनिंग टू सैक्रिफाइस करके हमने कॉम्पनसेट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब इसी से जुड़ी एक चीज और, treatment of existing profits reserves, पुरानी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, डिवाइड द प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स, don't divide profits ऑब्लिक। एक ऑप्शन है कि प्रॉफिट और रिजर्व्स को बांट दीजिए, एक ऑप्शन है प्रॉफिट और रिजर्व्स को मत बांटिए, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन, एग्जांपल लिखते हैं, वही A और B दो पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 3:2 थी, अब 1:1 है, तो B गेन कर रहा है -1/10 पर और ये +1/10 पर सैक्रिफाइस कर रहा है। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन का ही ले लिया ताकि इसमें टाइम ना वेस्ट करना, ठीक है। अब आपके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है 50,000 और जनरल रिजर्व है आपके पास 10,000, टोटल आपके पास 60,000, टोटल आपके पास कितने हैं 60,000। पूरा एंड तक समझना, जितना आपको याद है मुझसे एक स्टेप आगे जाऊंगा, ठीक है, जितना आपको याद है वो मुझे भी पता है, मैं उससे एक स्टेप और आगे। अब यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए प्रॉफिट और रिजर्व्स को, तो आप एंट्री करेंगे बेटा P&L क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, 50,000 10,000 60,000 हो गए। अब 60,000 को मैं कौन सी रेशो में बांटूं, 3:2, पुराने प्रॉफिट से पुरानी रेशो में बांट दूं, 36,000 इसको और 24,000। जब मुझे डिवाइड नहीं करना है तो क्या होगा,
60,000 में से गेन और सैक्रिफाइस 1/10 है, 1/10 तो 1/10 निकालता हूं 6,000 रुपया। मेरी एंट्री होगी गेनिंग यानी बीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल। ठीक, अब ये तो हो गया जो आपको आता है कि अगर आपने डिवाइड करना है तो पुरानी रेशियो में प्रॉफिट्स बांट लीजिए और अगर डिवाइड नहीं करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सर इन दोनों का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे आफ्टरवर्ड्स क्या होगा वो इग्नोर हो गया। देखिए क्या फर्क है इसमें। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो बैलेंस शीट में यहां पर P&L 50,000 जो था वो अब नहीं आएगा, जनरल रिजर्व 10,000 जो था वो अब नहीं आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ए में 36,000 रुपीस प्लस हो जाएंगे और बी में 24,000 प्लस हो जाएंगे। तो यानी कुल मिला के 60,000 इनके अकाउंट में चला, बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स खत्म हो गए और वो कहां चले गए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि आपने कहा था कि डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो यानी कि P&L और जनरल रिजर्व का वजूद खत्म कर दो, बिल्कुल बांट दो, अब रहा ही नहीं। ठीक है, इसमें आपने क्या कहा था, बांटना मत। तो यहां पर जनरल रिजर्व 10,000 का 10,000 इंटैक्ट रहेगा, P&L अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस है वो 50,000 का 50,000 इंटैक्ट रहेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, और ए और बी की, ए प्लस होगा 6,000, बी माइनस होगा 6,000 क्योंकि बी से लिया गया है और ए को दिया गया है। बैलेंस शीट अभी भी बैलेंस ये वहीं के वहीं रहे, इनमें कोई चेंज आया नहीं, एक में प्लस और एक में माइनस, हाँ या नहीं। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ दीज टू ट्रीटमेंट्स। अगर आप ये दो ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को बांटने की या ना बांटने का डिसीजन लेते हैं, तो बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा अल्टीमेटली। समझ आ रहा है आपको ये क्या हुआ, जब आप डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स दे विल सीज टू एग्जिस्ट, दे विल नॉट एग्जिस्ट एनीमोर जब आपने वो बांट दिया। ठीक है, और वो किनके पेट में चला जाएगा, पार्टनर्स के पेट में। तो पार्टनर्स के पेट बड़े हो गए और रिजर्व्स और प्रॉफिट खत्म हो गए। लेकिन जब आप बांटेंगे नहीं तो पार्टनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको उनकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक पार्टनर में प्लस एक में माइनस। ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जब आपको, अब मेरी बात समझिए, मैं इस स्टेप पे क्यों आया। हमें कभी कभी नहीं समझ में आता, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आता कब ये करना है और कब ये करना है, निशानियां समझिए। वहां पर उसने आपसे कहा ट्रीट द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स without distributing this one. Treat the existing profits and reserves without affecting their values. Do not distribute, treat by not distributing reserves and profits. ये कुछ ना बोले, वो बोले divide the existing profits and reserves. This is समझ में आया, आपको बात समझ में आ रही है कि ट्रीटमेंट क्या होगा और उसका इंपैक्ट क्या होगा। ये सेम ट्रीटमेंट है जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं। कभी-कभी वो हमसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाता है और कभी-कभी कहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना कर दो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के बिना करेंगे तो ऐसा होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ करेंगे तो ऐसा होगा। जब रीवैल्यूएशन के बिना करेंगे तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ही नहीं। व्हाट इट और नॉट याद है वैल्यूएशन अकाउंट में जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज आता है एसेट्स का। हां, अगर उन्होंने बोला कि बिना वैल्यूएशन अकाउंट बना अभी ये हो गया क्लियर। इसके साथ बेटा अगर लॉसेस भी होंगे, मान लो P&L, जनरल रिजर्व और एक और चीज होती है यहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20। ठीक है, अगर ये वाला काम करना होता तो 60 माइनस 20 40,000 रुपए नेट अमाउंट से आप ये अमाउंट करते 6 की जगह 4। ठीक है, और ये एंट्री आता है, राइट। लेकिन अगर आप ये वाला कर रहे होते तो ये तो आप बांट लेते और एक एंट्री और करते, वो थी ए डेबिट बी डेबिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
और यहां से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया 30,000। लेकिन इस वाले में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 20,000 लॉस की तरफ खड़ा। ठीक है, अगर लॉस भी होता तो आप सारे प्रॉफिट्स को ऐड करो। जब वो कह रहा है सिंगल एंट्री करनी है तो ये वाली एंट्री करनी है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करो और लॉसेस को आप माइनस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है पक्का? अब हम करेंगे इसका रीवैल्यूएशन का। इज दिस ओके? कैन आई मूव ऑन? बढ़ जाओ, मैं इसको हटा दूं बेटे? एनीबॉडी वांट्स टू डू? नहीं, चलो। Valuation of assets and liabilities. वही सेम एग्जांपल A और B, इसका टाइम भी वेस्ट करेंगे, की रेशियो 1:1। इसका हो गया सैक्रिफाइस 1/10, इसका हो गया गेन 1/10। और अब हमारे एसेट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं, यहाँ लायबिलिटीज लिख देता हूँ। लायबिलिटीज इस तरह से हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ओल्ड वैल्यू जो है उनकी 10,000 है और रिवाइज्ड वैल्यू है, ये रिवाइज्ड वैल्यू है 15,000 रुपए। बैंक लोन भी है जिसकी वैल्यू पुरानी 50,000 है और न्यू वैल्यू 40,000 रुपए है। और इस तरफ आपको कुछ एसेट्स भी दिए हैं। एसेट्स में आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी ओल्ड वैल्यू है 20,000 और न्यू वैल्यू है यानी रिवाइज्ड वैल्यू है 30,000 रुपए। और एक डेटर्स हैं जिनमें 15,000 के डेटर हैं माइनस प्रोविजन जो है वो 2,000। यहाँ पर लिखा है नो प्रोविजन रिक्वायर्ड, ये रिवाइज्ड वैल्यू है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और एसेट है, लेट्स से मशीन। मशीन की आपकी पहले वैल्यू थी 60,000 और अब वो 55,000। ये कुछ सीन है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया आपके लिए ताकि मैं आपको वो दोनों ट्रीटमेंट समझा दूं जो हम करते हैं। एक ट्रीटमेंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड और एक ट्रीटमेंट है विदाउट मेकिंग रीवैल्यूएशन। एक में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और एक में हम कह रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो जहां हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वो तो सिंपल है बेटा। रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सबको याद है, डेबिट ऑल दी लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी गेन्स। लॉस कब होता है? जब कोई एसेट घट जाए या लायबिलिटी बढ़ जाए। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी घट जाए। तो यहाँ पर देखते हैं लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 10 से 15 हो गए तो ये हमारा लॉस है। यहाँ पर हमने लिखा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000। बैंक लोन कम हो गया है, ये हमारा प्रॉफिट है तो हम बाय बैंक लोन 10। फिर इधर लैंड एंड बिल्डिंग 20 से 30 हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो गई है तो ये प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है आपको। 2,000 रुपए का जो आपको लॉस लग रहा था कि होगा अब वो नहीं हो रहा है तो वो लॉस आपका फायदा हो गया। तो यहाँ पर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000। फिर मशीन जो है वो कम हो रही है तो टू मशीन 5,000। तो टोटल मेरे पास यहाँ 22,000 आए और इस 22,000 में से मैंने प्रॉफिट निकाला टू प्रॉफिट ट्रांसफर 12,000 रुपए। ए और बी को 3:2 में बांट दिया। ओल्ड रेशियो ये हो गया 7200 और 42। ये तो पुराना आप जो तरीका करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट लॉस का। लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं तो आप नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट में थोड़ी जगह कम होने के कारण मैं 20 और 30 का 10,000 मेरा प्लस का है और इधर 2,000 और प्लस का है और माइनस 5,000 मशीन का है, माइनस क्रेडिटर्स का 5,000 है और प्लस बैंक लोन का 10,000। तो नेट मेरा 12,000। मैंने गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस किया
और वहां पर 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 किया तो 1200 रुपये आ गया। मैंने एंट्री करी 20 कैपिटल अकाउंट कर दिया, 2 एस कैपिटल। ठीक है, ये मैंने एक एंट्री कर दी। ये दोनों ट्रीटमेंट है कब, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब, और जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तब। अब मैं आपको चीज जो दिखाने जा रहा हूँ इसका एक स्टेप बियॉन्ड जो स्टेप आपने 12th में नहीं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और क्यों। ठीक है, अगर आप ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर जब आप इसके बियॉन्ड बैलेंस शीट बनाएंगे वो बैलेंस शीट कैसी दिखेगी। जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके होंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को चेंज कर दिया, अब आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले थी, तो आप यहां रिवाइज्ड वैल्यूज लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, डेटर्स एज इट इज लिख देंगे 15,000 और मशीन अब नई वैल्यू 55,000। आई एम सेइंग ये दोनों मैच नहीं करेंगे, जरूरी नहीं क्योंकि मैंने सब एक एक्सट्रैक्ट किया था वैल्यू। देन यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 रुपए और बैंक लोन 40,000। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होगा और जो पार्टनर्स होंगे ए और बी, ए में 7200 प्लस हो जाएगा और इधर 4800। ये होगा अगर आपने ये काम किया। अगर आपने ये काम किया तो आपकी बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी आफ्टर रीवैल्यूएशन इज बीइंग मेड। लेकिन अगर आपने ये काम किया तो आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से, आपका लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का 20,000, नो चेंज क्योंकि आप उसको चेंज कर ही नहीं रहे। सर कर तो रहे लिखिया तो नहीं, ये सिर्फ ड्राफ्ट में आपने देखा कि कितना फर्क पड़ रहा है। आप चेंज एक्चुअल में कुछ नहीं सकते, यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग एक्चुअल। ठीक है, तो आपका चेंज कुछ नहीं हो रहा, ये ध्यान रखिए। यहां पर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 की 20,000 आ जाएगी। डेटर्स आपके 15,000 माइनस प्रोविजन 2,000, ये 13,000 आएगा। मशीन आपकी पुरानी वैल्यू पे आएगी 60,000 रुपए। इधर आपका लाइबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स पुरानी वैल्यू पर 10,000 आएगी और बैंक लोन आपकी पुरानी वैल्यू पर 50,000 आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए और बी में क्या फर्क पड़ रहा है, बी में -1200 हो जाएगा और इसमें +1200। कुल मिला के बैलेंस शीट मैच करेगी, ये भी और ये भी। क्यों बेटा, ये तो पुरानी वैल्यूज ही है, ये वाली तो ये तो समझ आ रही क्यों मैच करेगी, क्योंकि तो पुरानी वैल्यूज पे और पुरानी वैल्यूज वाली बैलेंस शीट तो मैच होगी ना, हाँ या नहीं। पुरानी वैल्यूज वाली बैलेंस शीट तो मैच होगी ना, तो मैच भी है और चेंज हुआ भी कहां है, ये प्लस और ये माइनस, तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस वाली में मैच क्यों करेगी, क्योंकि आपने नई वैल्यूज लिख दी और नई वैल्यूज का जो नेट इफेक्ट है कितना, 12,000 रुपए। नई वैल्यूज पर आपका 12,000 रुपए प्लस हो रहा है एसेट साइड पर या नेट साइड पर आपका 12,000 रुपए प्लस हो रहा है और वो 12,000 रुपए आपने ए और बी में प्लस कर दिए, तो बैलेंस शीट ये भी मैच करेगी। आप समझिए, अब ये दोनों कब होंगे, उसने कहा मैं एक बार रिवैल्यूएशन ये करिए, ठीक है। उसने कहा फाइंड आउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट मेकिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसने कहा we do not want the values of assets and liabilities to change, ये करेंगे। we want the balance sheet to be intact, हम बैलेंस शीट छेड़ना ही नहीं चाहते, ये करेंगे। वो we want the adjustment entry to be done for revaluation of assets and liabilities, adjusting entries, adjustment नहीं, adjusting entry to be done for revaluation of assets and liabilities। समझ रहे हैं, तो जब वो कहे एडजस्टिंग एंट्री करनी है ये करना है, जब वो कहे रिवैल्यूएशन नहीं बनाना ये करना है, वो कहे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी ये करना है। और ये कब कब करना है बेटा, गुडविल में, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में, रिवैल्यूएशन में, सबका ट्रीटमेंट से, सबका। गुडविल बांटने वाला काम अब नहीं होता, पहले होता था। गुडविल में आप सिर्फ यही करते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, लेकिन प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बताया, जब प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे तब भी और जब प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे तब भी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के केस में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप रीवैल्यूएशन बनाएंगे तो ये होगा और अगर नहीं बनाएंगे तो
आर यू गेटिंग? कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा एंड तक कि हम ये जो कर रहे हैं उसका एंड में इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये बेटा डबल एंट्री बुककीपिंग का जादू है कि इसमें भी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री बुककीपिंग। एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इम्पैक्ट इस तरह से होंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज आपकी अल्टीमेटली मैच कर ही है, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन में कितनी छेड़खानी करते हैं, ये प्लस वो माइनस ये प्लस, और फिर अल्टीमेटली अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करती। यही सेम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम आपको क्यों सिखाते थे? हम आपको इसीलिए सिखाते थे ताकि आप डबल एंट्री बुककीपिंग का मतलब समझो। ये बैलेंस शीट क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा रूप है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। हां या नहीं? इसको एक बार नोट करिए अपने पास। शारदा, हाँ शारदा, 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 पता नहीं बहुत सारी लाइन सकते हैं आते हैं बेटा। देखो मेरी बात सुनो, फोन भी बहुत सारे आते हैं, पोको, पोको, लोको, बड़े सारे। जो बात आईफोन में है वो इनमें नहीं है। वही बात है ड्यू है, सेम। अब आप ये समझो, आईफोन में तो आप पैसा खर्च रहे हो ना, इसमें ड्यू में आप दिमाग खर्च। आप जितनी यूनिवर्सिटी में लेनी एडमिशन ले लो, जब आप ड्यू पहुंच जाओगे सो सब सेट हो। ये मानो या ना, जो आप में से अच्छे स्कूलों से पढ़कर पास आउट हो रहे हैं उनको पता है कि बड़े स्कूल में मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट आई हैव अ नेम विद मी टू से दैट आई एम पास्ड आउट फ्रॉम दिस स्कूल। फर्क पड़ता है, it does make a difference. It changes your attitude, it changes your confidence level, it builds your confidence level. It does make a difference guys. इससे फर्क तो पड़ता है, आप मानो या ना मानो। Try and reach these kind of institutions. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जब आप चाहेंगे, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कहोगे मैं आपको ले जाकर हाथ पकड़कर सीट पे बिठा कर आऊंगा, एडमिशन की गारंटी है। आपने सिर्फ पैसे खर्च किए, मैं आपको लेके चलूंगा, आप सीट पे बिठाकर प्रोफेसर से मिलवाकर और एडमिशन करा के आऊंगा, मगर वो मुझे करना नहीं है। जो मुझे आपसे चाहिए वो मुश्किल का, क्योंकि उसमें आपको मेहनत करनी है, इसीलिए मुश्किल है। मैंने ही मेहनत करनी होती तो वो आसान था, काश कि मैं आप सबका पेपर दिखा सकता, बट मैं इतने बाल लंबे जल्दी कैसे करूं, इतना मोटा कैसे करूं, इट इज डिफिकल्ट। बिग लगा दूं, इसका क्या मतलब है? चेंज कर दो। अच्छा मास्क पहन लो, शिका लगूंगा, शिका आ गई तू, इमेजिन। हाँ क्या शिका, तूने अपनी एडमिशन के लिए मेरा जेंडर चेंज किया, मेरा घर खराब होगा कि नहीं? मेरे मम्मी मेरे बच्चे क्या कहेंगे, हमारे पास दो मम्मियां हैं। गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल को वैल्यू करना है। गुडविल कैसे वैल्यू? वैसे तो बेटा गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप इसको महसूस कर सकते। गुडविल को आप केवल महसूस कर सकते हैं कि गुडविल है। हल्दीराम्स का नाम है, हल्दीराम्स की गुडविल है। करीम्स का नाम है, करीम्स की गुडविल है, मगर आप इसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो। कोई कहे नहीं सर मैं तो करीम्स के नाम को छू सकता हूँ, आप तो कह रहे देख नहीं सकते, देखो लिखा है करीम, आप कह रहे छू नहीं सकते, मैं छू। Goodwill is a name in the market. Goodwill is a fame in the market, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। This is an intangible asset. ये कौन सा एसेट है? Intangible asset. Intangible asset की वैल्यू कैसे होगी? बेटा हमारे पास वैसे तो गुडविल वैल्यू करने का कोई तरीका है, जैसे इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को वैल्यू नहीं कर सकते, यहाँ पर हम गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकते। कब? गुडविल को वैल्यू करने का हमारे पास तरीका है प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट्स अपने देख लूं, मुझे प्रॉफिट समझ में आ जाए तो मेरे को गुडविल वैल्यू हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दो दुकान, एक दुकान पे बहुत रश है और एक दुकान पे कोई नहीं, एक दुकान पे आदमी नहीं, दोनों सेम चीजें बेच रहे, दोनों की गोलगप्पे की दुकान है। गोलगप्पे की आप देखो, एक गोलगप्पे वाले के पास इतना रश होता है, एक गोलगप्पे वाला खाली पड़ा। जिसके पास रश है
वो ज्यादा कमा रहा है, हाँ या नहीं? जिसके पास रश है बेटा वो ज्यादा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? क्यों कमा रहा है? गुडविल है उसमें। जिसकी गुडविल होगी वो ज्यादा कमाएगा, जिसकी गुडविल नहीं होगी वो ज्यादा नहीं कमाएगा। अग्री और नॉट अग्री? जिसकी गुडविल होगी वो ज्यादा कमाएगा और जिसकी गुडविल नहीं होगी वो नहीं कमाएगा। तो प्रॉफिट से हम गुडविल को एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रॉफिट्स आर हाई, गुडविल इज, ठीक है? तो हमारा मेन सेंटर होगा प्रॉफिट, जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब प्रॉफिट से रिलेटेड एक चीज निकालेंगे, इसको मैं नाम देता हूं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसको आप प्यार से नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। हम गुडविल निकालने वाले हैं जो आगे फ्यूचर में भी हमारी बुक्स में होगी। तो मैं प्रॉफिट कौन सा निकालना चाहता हूं? जो प्रॉफिट मेरा फ्यूचर में भी मैं मेंटेन कर पाऊंगा, जो प्रॉफिट मैं फ्यूचर में भी मेंटेन कर पाऊंगा उस प्रॉफिट को निकाल रहा हूं। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट जो दिए हैं वो पिछले सालों के हैं, फ्यूचर का प्रॉफिट तो मेरे पास हो ही नहीं सकता, मेरे को पता ही नहीं। मैं प्रेडिक्ट तो कर सकता हूं मगर मेरे पास है नहीं। तो मैं पास्ट प्रॉफिट के बेसिस पे क्या निकालने वाला हूं? फ्यूचर का प्रॉफिट। मैं पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे क्या निकालने वाला हूं बेटा? फ्यूचर का प्रॉफिट निकालने वाला हूं। तो पास्ट प्रॉफिट्स जो मेरे पास दिए होंगे उसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा। मेरे पास जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा मैं कुछ चीजें उसमें ऐड करूंगा और कुछ चीजें माइनस करूंगा। ऐड कौन सी करूंगा? जैसे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वाले जो लॉसेस है मैं प्लस करूंगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में तो हुए, पास्ट में कहीं आग लग गई थी और हमारा लॉस हो गया, क्या वो फ्यूचर में भी होगा? तो हमने पास्ट में अगर ऐसा लॉस माइनस किया हुआ है तो उसको वापस ऐड बैक करना, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि आगे भी होगा। कभी ऐसा होता है, अरे यार इस साल तो आग ही नहीं लगी, हमारी तो फैक्ट्री में आग लगी, ऐसा थोड़ा होता है। तो फ्यूचर में वो नहीं होने वाला है तो हमने उसको ऐड बैक करते हैं। और इस तरह का कोई अगर गेन है, एबनॉर्मल गेन या फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, बेटा गुड्स बेचने पर तो गेन होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो बार बार नहीं होता। हमने कोई पिछले 2 साल पहले अपनी कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचती थी, उसमें हमें लाखों का फायदा होगा, अब वो बार बार थोड़ा होगा। हम बार बार प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा बेचेंगे, बार बार गुड्स बेचते हैं। हम ग्लूकोज के बिस्किट बनाते हैं तो हम बार बार ग्लूकोज के बिस्किट बेचते हैं, ना कि वो मशीन बेच देते हैं जिसपे बिस्किट बनाते हैं। तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि हमने पहले ऐड किया। ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग, कोई एक्सपेंस बार बार नहीं होता, हमने करा था पास्ट में, वो ऐड बैक करेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग यानी जो बार बार नहीं होता। मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग में कहीं एक कोई दीवार गिर गई, वो दीवार हमने दोबारा बनवाई, क्या ये बार बार का एक्सपेंस? इज इट अ रिकरिंग एक्सपेंस? पास्ट में हुआ था, बार बार नहीं होने वाला, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड, नॉन रिकरिंग इनकम माइनस। अच्छा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों से हमारा प्रॉफिट जो है ना घटता है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करूं, बेटा क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हो? यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक मुझे 10 रुपए दिखाना है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक 10 रुपए दिखाने की बजाय यहाँ पर 8 रुपए दिखा दिया, मेरा 2 रुपए से प्रॉफिट घट गया होगा। बेटा अगर मैंने 10 रुपए की जगह क्या दिखा दिया है? 8 रुपए, तो क्या मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट घट गया होगा? क्लोजिंग स्टॉक किधर दिखाता हूँ बेटा? क्रेडिट साइड पे। याद करो ट्रेडिंग के क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हो? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पर चीजें बढ़ती हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है और घटती हैं तो प्रॉफिट घटता है। तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 10 की जगह 8 दिखाया है तो मेरा प्रॉफिट गलती से 2 रुपए घट गया है, मुझे वापस ऐड करना है। और अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है, ओपनिंग स्टॉक का मेरा 20 रुपए, मैंने 25 दिखा दिया, मेरा 5 रुपए से प्रॉफिट घट गया होगा।
क्योंकि डेबिट साइड पर अगर ज्यादा दिखा दिया है तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स। और एक्सपेंसेस मैंने 5 रुपए फालतू दिखा दिए, अगर मैंने एक्सपेंसेस 5 रुपए फालतू दिखा दिए तो मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया, तो मुझे उसको बढ़ाना है। तो इसीलिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, और इनका बिल्कुल उल्टा, यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये माइनस होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट प्रॉफिट बढ़ाने का है। मेरा प्रॉफिट गलती से बढ़ गया होगा तो वो मुझे घटाना पड़ेगा। इज दैट ओके? याद आ रहा है आपको? फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमने पहले माइनस नहीं किए थे, वो नॉर्मल एक्सपेंसेस जो हमें बार बार करने ही होते हैं। नॉर्मल एक्सपेंसेस में हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स है, हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, कोई नॉर्मल ऐसा खर्चा था जो हमने दिया लेकिन माइनस नहीं किया, तो अब माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इस तरह से हम ये कुछ प्लस माइनस करने पर क्या निकाल लेते हैं, FMP, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको काम आने वाला है कहां पर, गुडविल कैलकुलेशन। इनके बिना गुडविल नहीं कैलकुलेट हो सकती। मैंने क्या कहा, गुडविल कैलकुलेट, वैसे तो गुडविल नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं कि जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है वो गुडविल होगी। तो प्रॉफिट कौन सा, जो प्रॉफिट वो फर्म फ्यूचर में भी मेंटेन कर सके। तो पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो फ्यूचर में नहीं होने वाली, तो हम उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, जो पास्ट में माइनस कर दिया था और फ्यूचर में नहीं होने वाला उसको ऐड कर दिया, और जो पास्ट में प्लस कर दिया था और जो फ्यूचर में नहीं होने वाला उसको माइनस कर दिया। बेटा आपने 12th में ये तो पढ़ा है कि इनको ऐड करते हैं, इनको माइनस करते हैं। शायद आज आप ये समझे होंगे कि क्यों करते, क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं, ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में फर्म मेंटेन कर सके। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से ही गुडविल निकाली जा सकती है। गॉट इट? इसको नोट करो जरा। वैल्यूएशन के मेथड में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को वैल्यू करने के लिए सबसे पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, हम अपने एवरेज प्रॉफिट को एवरेज करते हैं फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, और फिर उन सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। हम क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में हम फाइंड क्या करेंगे, एफएमपी। एफएमपी माने फ्यूचर। स्टेप 2 में फाइंड एवरेज FMP, वो कैसे निकालेंगे, FMP for n years divided by what, n. Step 3, find goodwill. Goodwill is average FMP multiplied by number of years of purchase. मेरा आपसे एक सवाल, आपको ये गुडविल निकालनी आती है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज निकालते हो। मान लो 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 5 साल के प्रॉफिट को टोटल किया, डिवाइड बाय 5 किया, तो आपके पास एवरेज एफएमपी आ गया। अब एवरेज एफएमपी को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में दिए हुए ये होते हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जितना लिखा होता है तो क्वेश्चन में दिया है। ये होता क्या है, कहां से आता है, नंबर ऑफ, आप हाथ खड़ा करें अगर आपको बताना है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज होता क्या है। Anybody else apart from these three? Yes, KK. क्या परचेज करनी है? You always purchase good. Then what is it? You are almost there. Anybody else? मैंने क्या कहा, 12th में हमने प्रैक्टिस करी, ये चीजें छूट गई, इससे पीछे रह गई, और इस पे एमसीक्यू होगा। व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज? आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, ये सिलेबस के अंदर है, अगर इग्नोर हो गया बोलो।
अगर मैं कहूं number of years for which the goodwill can be maintained and through that goodwill we can maintain that profit, जितने साल तक हम अपनी गुडविल को मेंटेन कर पाएंगे आगे, बेटा सालों साल तक गुडविल नहीं रहती और हमेशा के लिए गुडविल नहीं रहती। कई फर्म्स आपने देखी आई और चली गई, नहीं चल पाई। आपको याद होगा कि हम जब Amazon हमने नया नया देखा तो हमने फ्लिपकार्ट और एक और देखी स्नैपडील, कहाँ है? Gone. We forgot it. हम भूल गए उसको। गुडविल इज गॉन। आप स्नैपडील पे आप लोग परचेजिंग करोगे, स्नैपडील एग्जिस्ट करती है, आप करते हो परचेज, क्यों? क्योंकि वैल्यू गुडविल इज गॉन। तो गुडविल हमेशा के लिए जैसी नहीं रहती, कभी गुडविल बढ़ जाती है, कभी गुडविल घट जाती है ना। तो गुडविल कितने साल तक आप मेंटेन करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कल्चर। फॉर एग्जाम्पल आपकी छोले भटूरे की रेडी है और आपका किसी से झगड़ा हो गया और बहुत सारे लोगों ने देखा कि आप मारपीट कर रहे हैं, आपने लुंगी उठा के खूब मारा आपने कर, अब आपकी गुडविल गई, मत करना। दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप क्या करते हो, आप पहले स्टेप 1 में एफएमपी निकालोगे, फाइंड एफएमपी, स्टेप 2 फाइंड वेटेड एफएमपी, that is FMP into respective weights। आप उनके रिस्पेक्टिव वेट से उसको मल्टीप्लाई करो, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। ईयर 1 का वेट है उससे मल्टीप्लाई करिए, ईयर 2 का उससे मल्टीप्लाई करिए। स्टेप 3 फाइंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड FMP divided by total weights. Total weighted FMP divided by total weights will give you the weighted average profit. Step 4. Goodwill is equal to weighted average profit into again number of years of purchase. मेरा इसमें भी आपसे वही आपने किया, नई चीज आपने से आपके लिए इनमें से कोई भी नहीं होगी क्योंकि सब तो भी पढ़ाई आपने। मेरा आपसे एक फिर से सवाल है जो फिर से आपको सोचने पे मजबूर करे। आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, आपने हर प्रॉफिट को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया। मैं और इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ईयर 1 2 3 4 5 और इसमें आपके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, लेट्स से 10,000 20,000 30,000 40,000 और लेट्स से 20,000 ये प्रॉफिट्स, और यहाँ वेट्स दिए हुए 5 4 3 2 1। आप क्या करते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो। आपके पास वेटेड प्रॉफिट आते हैं 10,000 into 5 50,000, 30,000 into 4 80,000, 30,000 into 3 90,000, 40,000 into 2 80,000 और 20,000 into 1 20,000। ये हो गया 1 लाख, 1 और 1 40 2 40 2 40 और 80 3 20 आ गया आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये जो निकालना है इसका 3,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, 5 4 2 3 12 2 14 और 1 15, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जो ये आएगा इसको बाहर ही देते हैं 15 15 30 15 कुछ अदर से भी करा जो भी आ रही है उस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यहां से जो आएगी इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपकी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज नाउ उसी पे आ रहा है। ये वेट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ये वेट्स क्या होते हैं और किन बेसिस पर असाइन किए जाते हैं, these weights and on what basis they are assigned। याद है कोई बात नहीं, मैं याद दिला। वेट्स इज बेसिकली वेटेज। जैसे आप जब अपना एग्जाम देते हैं तो आप पूछते हैं सर ये चैप्टर की क्या वेटेज है और उस चैप्टर की क्या वेटेज है,
कुछ चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा होती है और कुछ चैप्टर्स की वेटेज कम होती है। वेटेज किसकी ज्यादा होती है? जो टोटल 100 नंबर में से जिसके मार्क्स ज्यादा है। तो एक चैप्टर 20 नंबर का है और एक चैप्टर 12 नंबर का है, किसकी वेटेज ज्यादा है? 20, क्योंकि उसका टोटल परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। अब आपके सारे प्रॉफिट्स में से हो सकता है इस साल का प्रॉफिट की वेटेज ज्यादा है, क्योंकि इस साल कुछ ऐसा था कि आपकी जैसी बाकी फर्म्स, जस्ट वन ऑफ द रीजंस, जस्ट वन ऑफ द रीजंस, जस्ट वन ऑफ द वेज टू फाइंड आउट वेट्स, आपके इन पांचों में से इसका वेट सबसे ज्यादा है। इसका वेटेज इसलिए शायद ज्यादा दिया गया क्योंकि उस साल में आपकी जैसी बाकी फर्म तो कमाई नहीं दी थी, मर गई, और आपने उस वक्त भी प्रॉफिट कमाया, यानी इस प्रॉफिट को वेटेज देनी चाहिए। और एक रीजन, इस साल में तो आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, आपके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेबर के साथ प्रॉफिट थी, आपके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी आपने प्रॉफिट कमाया, वेटेज ज्यादा। तो वेटेज ज्यादा किसको दे रहे हो? डिफरेंट रीजंस हैं। उस साल में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते थे, फिर भी कमाया। उस साल में आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फिर भी कमाया, है ना। और इसकी वेटेज कम थी कि भाई इस साल में तो सभी कमा रहे थे, आपने कमा लिया तो कौन सा बड़ा? इस साल तो सबके लिए रंगीन साल था, आपने कमा लिया तो क्या? I am just telling you there are reasons because of which वेटेज दी जा सकती है। तो दिस इज वेटेज, कि हम किसी प्रॉफिट को दूसरे प्रॉफिट के मुकाबले ज्यादा वेटेज दे रहे हैं और किसी को कम दे। समझ रहे हैं बेटा? ये चीज इग्नोर हुई, हमने वेट से मल्टीप्लाई किया था, हमने वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया था, लेकिन कौन से वेट से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्यों करना है, ये सारा दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग विद द, आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है आपको? आपको नहीं करना है, दैट विल बी गिवन, यू डोंट हैव टू गेट। क्या चीज है जो मैं अभी तक बोल रहा था कि किस प्रॉफिट की ज्यादा, देखो जिसकी सिंपल भाषा में जिस प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जिस प्रॉफिट की अहमियत आपके लिए ज्यादा है, उस प्रॉफिट को ज्यादा वेटेज, और जिस प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस आपके लिए कम है उसकी वेटेज कम है। अब ये देने के कई तरह के कारण, कई तरह के आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कई रीजन हो सकते हैं, उस वेट को कम। इज दैट ओके? राइट? अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये आपने नोट किया, हाउ डू वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद बेटा हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में 3 गोलगप्पे वाले खड़े हैं। ए, बी और राघव, 3 गोलगप्पे वाले हमारे पड़ोस में। तीनों ने इन्वेस्टमेंट करी, सुन लो बेटा, सुन लो गांव वालों, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है 2-2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए लगाया रेडी को, इन्होंने 2-2 लाख रुपए लगाकर रेडी को। अब ए कमा रहा है 20,000 रुपए, बी कमा रहा है 20,000 रुपए, राघव कमा रहा है 25,000, यानी सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट का 10-10% कमा रहे हैं। 2 लाख का 10, 20,000 रुपए। राघव इतनी ही इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कमा रहा है, 25,000 रुपए कमा रहा है, जो कि एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है। ऑन एन एवरेज दुनिया कमा रही है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है, ऑन एन एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो दुनिया कमा रही है वो 20 कमा रही है, और ये कमा रहा है 25। तो 5,000 जो ओवर एंड अबव कमा रहा है, इसको सुपर प्रॉफिट क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड ओवर एंड अबव द अदर। इसी से तो गुडविल पता चलती है क्या बाकी फर्म्स के मुकाबले कितना ज्यादा कमा रहे हैं, इसी से तो गुडविल पता चलेगी, हाँ या नहीं? तो ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इस सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है? सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टेप 1 में आप एफएमपी निकालना, एफएमपी तो आपको निकालना ही है, मैंने आपको शुरू में कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो आपको पता ही है। फिर आप एवरेज एफएमपी निकाल लीजिए, योर ओन प्रॉफिट,
फिर आप निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरी नॉर्मल फर्म अर्न्स, हर नॉर्मल फर्म जो कमाती है दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कितना कमा रहे हैं? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज एफएमपी माइनस नॉर्मल। आप कमा रहे हैं, ये इस एग्जांपल के हिसाब से आपका 25,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट दुनिया 20,000 है। फिर स्टेप 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सिंपल बात, आपने यहां पर गुडविल निकाल ली ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट।